नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नशा। नशा चाहे जिस भी चीज का हो बहुत ही बुरा होता है, चाहे धन दौलत का हो या फिर किसी भी चीज का। नशा तो नशा होता है। सुनिएगा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े तो हमेशा ही होते रहते हैं और होते ही रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इसका व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह देता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैंने उसे कभी गर्म होते ही नहीं देखा या गुस्सा करते ही नहीं देखा। इसका कारण था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता। अमीरों में जो एक बेदर्दी उद्दंडता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर मात्रा में भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा देर जो की, बस डांटना शुरू। साइकिल अच्छी नहीं धोई, बस फिर गुस्सा। या सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी पसंद न आती थी। पर दोस्तों से, विशेषकर मुझसे, व्यवहार बहुत ही नम्र था। शायद इसी वजह से मुझ में जो कठोरताएं पैदा हो जाती थी वो उसमें न थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका होता था। लेकिन वह मेरी जगह दशाओं पर लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता था, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए पैसे भी न था और घर वालों को तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। मैं जानता था कि वो मुझे जो कुछ भी देते हैं उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पढ़ने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया, यानी मुझे अपने घर चलने को कहा, तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, यानी अच्छे से हो जाएगी, और वो अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। तो इसके साथ ही उसने कहा, चलोगे मेरे घर? तो मैंने हाँ करने में देरी ना की। तो उसके साथ ही ईश्वरी ने कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को भी बुरा लगेगा। वह लोग तो गरीबों पर शासन करने को अपना हक समझते हैं। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और गरीब में कोई मौलिक भेद नहीं है, तो जमींदार का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, ईश्वरी ने कहा। तुम गलत समझते हो भाई। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मुआवने को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा भी किया। अगर वह मेरी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पर अड़ जाता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आनी थी, पर यात्रा के यानी जाने की खुशी में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने खाना खाया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारकी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पीछे वाला कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही नहीं तो दी थी। फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता विनय की अपेक्षा करता था। यानी मुझे लगता था कि जैसा मान सम्मान वो ईश्वरी को दे रहे हैं वैसा ही मुझे दे। पर मैं देखता कि ईश्वरी की जो वो लोग सेवा कर रहे थे उतनी सेवा मेरे लिए नहीं कर रहे थे।
ईश्वरी के लिए वो दौड़ दौड़ कर हर चीज दे रहे थे और मैं जब भी कोई चीज मांगता तो शायद उतनी तेजी से न मिलती। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को भंग करने वाला था। गाड़ी आई और हम दोनों सवार हो गए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर तो देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं, कोई काम ही नहीं करते। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज दोगे तो शायद वो इनसे भी ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच में इतनी सेवा कर रहे हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर से आकर मेरी और एक विचित्र नजरों से देखा। सेवक कितना समझता है, और बीच वाले बर्थ में बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था और एक रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। एक मुसलमान था रियासत अली और दूसरा ब्राह्मण था राम हरक। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यो कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, कब का लखनऊ चला आता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आए, मगर मैंने इनकारी का जवाब दिलवा दिया। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी ही हो गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के वक्ते साहब खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाला था इसे पकड़ कर लाए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है, कोई भाव ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को तो देखा होगा, दांत और तली उंगली दबाते, एक गाड़ी की मिर्जई और चमरौदे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बिगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी, यह सफेद झूठ मुझे अच्छा लग रहा था। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूं, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूं। यहाँ देखा तो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि से मेरा परिचय करवाया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। अब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी पलित क्यों कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना तुमसे सीधे मुंह बात भी न करते। जरा देर बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब का पांव दबाइए। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमी की मुटर मर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का हमेशा परिहास किया करता था, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी।
अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता था, मगर आज आज अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी मुझे। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे, यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए तो मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरी भी पाँव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़िया का शिकार कर रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता, कमरे में स्टोव रखकर ऑमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा हमें घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की तो जरूरत ही न थे, केवल जबान हिला देना ही काफी था। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झेलने को। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा से देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब को सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं भला? उनकी महानता में तो बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों से मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध न रही। अब जो याद आई तो भागा भागा आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसे भी याद किया होगा, उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई थी, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मगर नहीं, ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है? मेरे यहाँ घंटे वर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मन चला आदमी था। महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा गांधी जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या है? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो न देंगे उनकी छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे देना तो चलकर आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर भी बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को स्टेशन छोड़ने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने अपना पाठ खूब सफाई से खोला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी थी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी मेरे पास। वापसी टिकट ही था, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसा ठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह तक न थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। और आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे हैं सुकड़े सुकड़े। पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेज राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर,
राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे भी था। इतना बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा होता। उसका बार बार मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बुरा लग रहा था। एक तो हवा कम थी, दूसरे उस गवार ने आकर मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक उसे बर्दाश्त करता रहा और एकाएक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और 2-4 तमाचे लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्ज में क्यों नहीं बैठते? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह न थी।